गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। अभी जो वैसे भी एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो हम लोग यहाँ पे PYQs की सीरीज़ चला रहे हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें 20 साल की जितनी भी क्वेश्चंस है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग रख रहे हैं। 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, आपका थॉट प्रोसेस चलाओ जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा। उम्मीद है सभी के सभी जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर मैं 1 लिख रहा हूँ आज का, और ये जो ईयर है CBSE 2011 की हम क्वेश्चन ले रहे हैं, बराबर। तो 2011 में पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज मींट बाय पावर अकोमोडेशन ऑफ आई। ये हो गया था। चलिए तो 2012 का पेपर ले लेते हैं। तो CBSE 2012 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच phenomenon is responsible for path become visible, चलिए क्वेश्चन लिखते ही आंसर आ जाने चाहिए ताकि मुझे सुनाई दे और वीडियो में भी सुनाई देना चाहिए। टेल मी आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। कौन सा आंसर रहेगा यहाँ पर? टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? टिंडल इफेक्ट। और आपको ये पता होगा टिंडल इफेक्ट क्या करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है भाई? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अरे समझ में आ गया क्या? तो बिल्कुल सिंपल सा है, 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं मैं। आप अपना थॉट प्रोसेस चालू रखें और याद करने की कोशिश करें। When we place a glass prism in the path of narrow beam of white light, a spectrum is obtained. What happens when second identical prism is placed in an inverted position with respect to the first prism. ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी मैंने ले लिया है, यहाँ पर आगे नहीं लेंगे। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। ठीक है, ये जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आपके लिए है ताकि घर पे जाके आप देख सके ना। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका? रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखें यहाँ पे डबल डिस्पर्समेंट बिल्कुल सही आंसर है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं कहूँगा मैं। पहले यहाँ पे चीज़ें देखें क्या बोला है। आपको बोला है कि एक प्रिज्म तो क्या है? फॉरवर्ड है। कैसे है? फॉरवर्ड। एक प्रिज्म कैसे लिया हमने? फॉरवर्ड। और दूसरा प्रिज्म कैसे लिया हमने? रिवर्स। अरे बात समझ में आ रही है क्या? और यहाँ से आपने देखा कौन सी लाइट पास हुई? व्हाइट लाइट। लिखना नहीं है, आप थोड़ा देख लें, है ना। बाकी जिनको भी आता है वो करें। और यहाँ से कितनी लाइट आएगी? 7। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लें, मैंने बैंडिंग नहीं किया है। 3 3 6 और 7 होगी। और आपको पता है यहाँ पर वापस क्या होने लग जाएगा? कॉम्बिनेशन। क्या होने लग जाएगा? कॉम्बिनेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है तो डेफिनेटली ये लाइट कौन सी बन रही है? व्हाइट लाइट आ गई। इसको फिनोमेना कौन सा बोला जाएगा? डबल डिस्पर्जन। क्या बोला जाएगा? डबल डिस्पर्जन। बात समझ में आ गई क्या? डबल डिस्पर्जन बोला जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेबल डायग्राम में क्या बताना पड़ेगा? व्हाइट लाइट। आपको बताना पड़ेगा विपग्योर, और विपग्योर से क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन से वापस क्या मिल गई है? व्हाइट लाइट। लेबल का मतलब हर एक चीज आपको डिफाइन करनी होगी। यहाँ लिखना होगा प्रिज्म, और यहाँ क्या लिखना होगा? इन्वर्टेड प्रिज्म। ये क्लियर हो गया?
इतना आंसर लिखते ही आपको आराम से 3 नंबर मिल जाएंगे। अरे ये क्लियर? आवाज सबकी आनी चाहिए, सबकी प्रेजेंस होनी चाहिए। कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ ही चलेंगे। अ स्टूडेंट कांट सी, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अ स्टूडेंट कांट सी start hanging on a wall, start hanging on a wall placed at a distance, placed at a distance of 3 meter from, of 3 meter from him. Name the defect of vision, name the defect of vision, बाकी आंसर लिख दें फटाफट। डिफेक्ट ऑफ विजन he is suffering, he is suffering from. How can it be corrected? How can it be corrected? Draw the ray diagram, draw the ray diagram। और रे डायग्राम आपको मैंने कल भी बताया था। यहाँ क्या पूछ रहा है? एक तो डिफेक्टेड, डिफेक्टेड ह्यूमन आई, और एक है विथ करेक्शन, विथ करेक्शन। ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट ने लिख लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिखा एक बार ट्राई कर लें फटाफट। 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि दूसरे भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया है। हो गया, आपने लिखा? लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर रखना, लिखने की इंपॉर्टेंट है। अगर बताइए मुझे सबसे पहले तो आंसर बताइए, किससे सफ़र करता है? किससे सफ़र कर रहा है बॉस? वेरी गुड। इसका जो डिफेक्ट है वो कौन सा है? मायोपिया। और मायोपिया को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइडनेस। क्या बोलते हैं बॉस? और शॉर्ट साइडनेस का आपको मीनिंग भी पता होगा डेफिनेटली। नियर का तो हम देख सकते हैं बट फार हम देख सकते नहीं है। यस और नो? वी कैन सी नियर बट वी कांट सी द फार ऑब्जेक्ट। अब ये अगर क्लियर हो गया है तो आपको डायग्राम भी समझ में आ गया होगा फिर तो। ठीक है, तो पहले डायग्राम जो बनाएंगे इस तरीके से डायग्राम बनाया था हमने कल भी। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ये रे कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे ये पहले ही क्या हो गया? एंड। तो बिफोर रेटिना हो गई है, बिफोर रेटिना। और यहाँ अगर बात करें, वैसे रियल में कहाँ आनी चाहिए थी? ऑन रेटिना। ये कहाँ आनी चाहिए थी? ऑन रेटिना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऑन रेटिना आई नहीं। करेक्शन क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? कैसा लेंस होगा बेटा? बहुत बढ़िया, कॉनकेव लेंस मतलब आई लाइक। चलिए, अब तो मुझे लगता है सभी को याद हो जाना चाहिए, और जिसको भी याद नहीं हुआ है वो भी याद कर लें। बराबर, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। बिल्कुल सिंपल है ये अंडरस्टैंडिंग, अगर आप में बिल्डअप है आपको कोई नहीं हरा सकता। अब एमसीक्यू पैटर्न जो आया, क्योंकि 2013 से हमारा एमसीक्यू पैटर्न शुरू हो जाता है। बराबर, तो मैं एमसीक्यू ले रहा हूँ। ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट है किसी को उसमें? फोकस यहाँ पे रखे है ना, बिल्कुल थक नहीं जाए। तो मैं एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। आप तो सीधा आंसर देंगे मुझे। ठीक है, सीधा ही आपको आंसर देना है। अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ, अ स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे, of a ray of white light, of white light through a rectangular glass slab, through a rectangular glass slab। और उसके आगे बोला है एंड मार्क द एंगल ऑफ, एंड मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को? हम आई बोलते हैं। और फिर क्या आएगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हम सिंबल क्या यूज करते हैं? आर। ठीक है, एंड ऑल्सो एमरजेंट,
एमरजेंट एंगल भी आपको शो करना है जिसका सिंबल क्या होता है ई। क्या सिंबल होता है बॉस? ई। ठीक है, ये आपके सामने डायग्राम रख रहा हूं मैं, इस टाइप का डायग्राम है, इस तरीके से रे आई है लाइक दिस। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, इस टाइप से रे आई और यहाँ से, ठीक है, ये P, ये Q और ये R और S, और PQ किसके पैरेलल है? RS के। ये पहले कह देता हूँ मैं आपको, विच एंगल और एंगल हैव नॉट बीन सीन मार्क करेक्टली। और ये एंगल क्या है बेटा? I है। और ये एंगल क्या है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे हम बना देते हैं, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये कितना है? R है। कितना है बॉस? R है। और यहाँ पे एंगल क्या ड्रॉ किया हुआ? E। तो यहाँ पूछा हुआ है हमें साफ साफ क्वेश्चन, विच एंगल हैव नॉट मार्क करेक्टली। तो 2012 के पेपर में भी आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है एंगल आई ओनली, बी लिखा है आपका एंगल आर ओनली, और सी लिखा है आपके पास एंगल आर और एंगल ई, और डी लिखा है एंगल आई एंड एंगल ई। तो समझ के बताएं आप। देखो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल प्लेन के बीच में क्या बनता है? आई। और ये भी अगर नॉर्मल प्लेन ड्रॉ करे तो यहाँ पे बनेगा। याद रखना, कभी भी वो ग्लास स्लैब के साथ नहीं बनता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के साथ नहीं बनता है। और ये क्वेश्चन आया था आपका, अगर ये भी ध्यान नहीं है, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन था, और बेसिक से क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट मार खा जाते हैं। पहले ही कह रहा हूँ, इस टाइप का पैटर्न आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया है, आई हमेशा नॉर्मल प्लेन और इंसिडेंट रे के साथ बनता है, और एमरजेंट एंगल एमरजेंट रे और नॉर्मल प्लेन के साथ ही बनता है, ग्लास स्लैब के साथ नहीं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया, आर में कोई गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सीबीएसई हमारा कौन सा चल रहा है? ये 2012 की जो एमसीक्यू हम देख रहे हैं। ठीक है, अब 2013 में आ जाते हैं। ठीक है, 2013 के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा ले लेते हैं? 1। मैं राइट कर रहा हूं, आप देखते रहना। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर, ऑन अ रेक्टेंगुलर glass slab, glass slab immersed in any medium, immersed in any medium, emerges parallel to itself, emerges parallel to itself. Draw label ray diagram. Draw label ray diagram. बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, और लिखा है जस्टिफाई द स्टेट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। चलिए बताइए, 30 सेकंड है, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देंगे वहां। कौन कौन नहीं है आज? और ठीक है, राइट आंसर। लगभग लगभग सभी का सही आंसर आ रहा है। आप एक बार क्या बनाएंगे? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या बना देंगे? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ से आपने ये बना दिया, थोड़ा सा ऐसे रखना, और ये यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पी क्यू किसके पैरेलल होगा? आर एस। पी क्यू किसके पैरेलल होगा? आर एस। स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए आप बोलेंगे
अपर पार्ट जो एरिया है, अपर पार्ट एरिया किसके बराबर है, लोअर पार्ट एरिया। अरे यस और नो, ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, जिसकी वजह से पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, आर एस के पैरेलल हो गया। और ये बात भी ध्यान रखें, जब भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होगा, एंगल आई किसके बराबर रहेगा, एंगल ई। और याद रखना जो हमारा आर है, कौन है बॉस, आर है, वो इन जो आर रहेगा उससे तो ये दोनों क्या होंगे, बड़े। बात समझ में आ गई क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ एमरजेंट लगभग लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एंगल जो आर है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या रहेगा, स्मॉल, इन दोनों से। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, इसका आंसर मुझे देना और समझाने की कोशिश करें। तो अब एमसीक्यू पैटर्न लेते हैं, ठीक है। हमारा 2013 का पेपर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, select from the following the best setup, the best setup, कौन सा बेस्ट सेटअप है आपको करना है। और ये किस में हम शो कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कर रहे हैं। तो आप थोड़ा दिमाग लगे मुझे बताना कि कौन सा सेटअप सही होगा। ऑप्शन बी ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, मैंने खाली उतना ही लिखा जितनी हमें ज़रूरत थी, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी डॉटेड लाइन थी इसके ऊपर, तो मैं डॉटेड लाइन को क्या कर देता हूँ, वाइट से शो कर देता हूँ, बराबर। और उसके ऊपर ये लाइन आ गई है। और ऑप्शन नंबर सी ले लेता हूँ मैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और ये हमारे पास कौन आ गया, नॉर्मल प्लेन। और इस तरीके से हमें दे रखा है, ठीक है। और डी ऑप्शन पे चलता हूँ अगर मैं, तो हमें यहाँ पे फिर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखा है और ये दे रखा है और ये दे रखी है हमें यहाँ पर। कौन सा सेटअप सबसे बढ़िया रहेगा इसमें, कौन सा रहेगा, सी। तो बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ स्लाइटली वेरिएशन होकर आपने गलत कर दिया तो पूरा ही गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर ये आगे जाएगा थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन हो गया, फिर क्या होना चाहिए, पैरेलल, क्या होना चाहिए, पैरेलल। और यहाँ तो कुछ जलवाई अलग हो रहा, हो सकता है वो पैरेलल ना होकर यहाँ पे बेंड हो जाए, क्योंकि ऊपर पार्ट सरफेस एरिया और ये पार्ट सरफेस एरिया दोनों सेम नहीं है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नहीं है। क्या बात समझ में आ गई क्या? अरे यस और नो। एमरजेंट कहाँ पे होगी वो इंपॉर्टेंट है, और वही अंडरस्टैंडिंग इस एमसीक्यू में डिमांड की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं, ठीक है। सीबीएसई किसकी बात चल रही है, 2013 के पेपर की। और यहाँ क्वेश्चन आया, वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ। एक स्टूडेंट है, क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये बोल रहा है द करेक्ट passage of light through glass prism, through ग्लास प्रिज्म आपको सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन हमने वही लिखी है लैंग्वेज जो हमें डिजायर थी, जिसकी हमें जरूरत है। पहला है ये आंसर, ठीक है। अब कौन सा आंसर आपका सही रहेगा वो देख लेना आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं हम लोग। इस टाइप से दिया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो गया ये। और सी इस तरीके से ये प्रिज्म है, ठीक है। और हमें इस तरीके से दिया हुआ है, और फिर डी ऑप्शन दे रखा हमने, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमें, ठीक है। कौन सा रहेगा इसमें, सी, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि ये डायग्राम आपको मैंने घिस घिस के समझाया हुआ है। और आप देख सकते हैं बार बार क्वेश्चन पैटर्न कहाँ पे जा रहा है, ह्यूमन आई में। बायोलॉजी का भी हम ऐसे ही रिवीजन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, आपको बोल दिया जाएगा पढ़ के आइए घर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सके 20 साल के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर का जो भी पेपर रहा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हमारे पास। 2014 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2014, ठीक है। आप बताना किस तरीके, ये जो रिपीट हुआ उसके बार बार नहीं लिखूंगा, मैं पहले कह रहा हूँ ना। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आया वो बता देता हूँ। सीबीएसई 2014, आपको लग रहा होगा सर रिपीट होते हैं, रिपीट तो ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए छप छपा के आ गया सीबीएसई में। पहले मुझे नहीं था, लेकिन जैसे मैंने स्टडी किया, गो थ्रू किया, तो मैंने देखा रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन साफ साफ लिखा, सुनना खाली। अ नैरो बीम पी क्यू और व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एबीसी। कल बताया था, याद है एबीसी वाला। फिर एक लाइन ड्रॉ की थी हमने,
और फिर मैंने डी स्क्रीन रखी थी, डी और ई की नाम की स्क्रीन रखी थी कि नहीं रखी थी, और आपको एक्स वाई चूज करने के लिए बोला था मैंने, यही क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो गया। फिर उसमें ये पूछा गया कि राइट द नेम ऑफ द एंड कॉजेज ऑफ द फिनोमेनन ऑब्जर्व। यहाँ जो फिनोमेनन ऑब्जर्व हो रहा है वो क्या है, डिस्पर्जन। क्या है, डिस्पर्जन। क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, फिनोमेना पूछ लिया, और वहां क्या पूछा था, एक्स और वाई पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, वेयर एल्स इन नेचर इज दिस फिनोमेना ऑब्जर्व। नेचर में ये फिनोमेना कहाँ ऑब्जर्व होता है, रेनबो फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया आंसर है, यस और नो। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि नेचर की बात करें तो रेनबो ही आंसर रहेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करेगा तो क्या रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर। फिर और क्वेश्चन पूछा गया, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइट। ये सारा चीज आपने देखा प्रिज्म का, उसके बिहाफ पे कंक्लूजन दीजिए। कंक्लूजन एक ही है, स्पीड में चेंज हो रहा है, मीडियम में चेंज हो रहा है, डेविएशन एंगल में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ स्पेक्ट्रम आ रहा है, और व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट, क्या हो जाएगी, चेंज। बात समझ में आ गई क्या। अब मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं जो हमने अभी तक लिखा नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 2 आया, उसमें इसका पहला पार्ट था, लिस्ट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, लिस्ट द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई that control the amount of light enter inside the human eye, enter inside the human eye। ठीक है, इसका आंसर तो दे ही सकते हो, आप बताओ मुझे। आइरिस, बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। फिर दूसरा बी पार्ट पूछा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेटिना। परफेक्ट इमेज फॉर्म करना, और उसके साथ साथ ये भी बता देना कि ये लाइट को भी सेंस करता है, कौन से लेकर, रॉड सेल लेकर, रॉड सेल, ROD। लाइट कहां पे लगती है, रॉड पे। दूसरा ये पूछ लिया गया, यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, आपको क्या बताना, और कौन सेल कहां पे होते हैं, रेटिना में, किसको आइडेंटिफाई करता है। ये बातें आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट होनी चाहिए। अच्छा, सी पार्ट देख लेते हैं क्या पूछा गया यहाँ पर। ये जोरदार क्वेश्चन था। डू यू नो दैट द कॉर्नियल इम्पेयरमेंट, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, कैन बी क्योर्ड बाय replacing the defective, क्वेश्चन को पढ़ें, इधर उधर देखें नहीं। कॉर्निया ऑफ द डोनेटेड आई, हो सकता है RBSC वालों का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि पैटर्न जो नया है। हाउ एंड वाई शुड वी ऑर्गेनाइज group of motivate group to motivate the community members लैनिश ने पहले ही कर रखे हैं सारे। टू डोनेट द ह्यूमन आई, क्यों भाई छुपा रहा है, जो बात है वो बता दे भाई, कौन तेरा कंपटीशन कर लेगा तेरे से अभी। देखो यहाँ सबसे पहले क्या है कि कॉर्नियल इंपेयरमेंट कैन बी क्योर्ड बाय रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव कॉर्निया ऑफ द डोनेटेड आई। अच्छा, होता क्या है, डोनेटेड आई जो होती है, डोनेटेड आई, उसको ही हम क्यों रिप्लेस करते हैं, उसी का क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं पूरी आइस की आइस निकाल के दूसरे में रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं, कॉर्नियल इंपेयरमेंट को ही क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। अब यहाँ बोला है हाउ एंड वाई शुड बी ऑर्गेनाइज अ ग्रुप, मतलब ये तो खाली ऐसी क्वेश्चन दिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, तो आपको बोल रहा है क्या आप ये जानते हो, यस और नो में आंसर देना है। क्या आप ऐसा जानते हो क्या, नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ, कभी भी पूरी आई रिप्लेस नहीं होती है, क्या रिप्लेस होता है उसका, कॉर्नियल पार्ट। बात समझ में आ गई क्या।
उसको रिप्लेस करके आई डोनेशन हो जाता, मतलब बाकी बाकी जो दूसरा बच्चा है, जो बंदा है जिसको आई डोनेट की गई है, वो उसको देख सकता है। बात समझ में आ गई क्या? तो सीधा आंसर क्या रहेगा, पहले तो आप यस लिखेंगे, यहाँ तक आप लिखेंगे आंसर यस, बस इसके अलावा कुछ आंसर नहीं। फिर आगे पूछा हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई शुड यू ऑर्गेनाइज, पहले तो क्यों और कैसे, वाई फिर हाउ, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हम उस ग्रुप टीम मेंबर्स को ज्वाइन करेंगे जो साइंस फील्ड से ज़्यादा है, जो ये समझते हैं कि भाई जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो किसी और के काम आएंगे, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में भी क्या होगा, एक्टिविटी अच्छी होगी और उसकी लाइफ क्या होगी, ब्राइटर, उसका फ्यूचर भी क्या होगा, ब्राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उससे सामने वाले को क्या होगा, कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैं कुछ हेल्प कर रहा हूं तो डेफिनेटली उसके लिए क्या हो रहा है, सामने वाले को फायदा हो रहा है। और उसके लिए हमें उस लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जिनको ये नॉलेज हो कि ये क्यों डोनेट किया जा रहा है और उससे कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं कि आंख की आंख पूरी निकाल ली, उन्हें ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि आधे गवार लोग यही जानते हैं आईज रिप्लेसमेंट का मतलब पूरी आंखें ले गए हैं, ताकि हमारा जो लोग हैं जो मर गया है उसकी आंखें ही नहीं है अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं। और याद रखना 6 आवर्स खाली मेंटेन होता है, 6 घंटे बाद हम रिप्लेस कर सकते नहीं है। मर गया है बंदा, तुरंत फोन करना पड़ेगा ये मर गया है, 6 घंटे से पहले पहले हमें सबको ये सरकार काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक नेक्स्ट चलते हैं। एमसीक्यू है, और जो एक एमसीक्यू मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इस एमसीक्यू को मैं नहीं ले रहा हूँ, दोनों एमसीक्यू करवा चुका। आपको बता दूं मैं ये वाला एमसीक्यू बोल रहा हूँ, क्या करवा चुका हूँ मैं आपको? अरे यस और नो। फिर ये वाला भी मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। कैसे जाएगी आपको ऑलरेडी पता है, वो अभी हमने किया था जिसको रिवर्स करके। 2015 में बात करूं, आप मुझे बताना, अगर नहीं आया तो मैं डेफिनेटली ऊपर लिखूंगा। विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सुनना, विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द कलर, डिफरेंस इन द कलर द सन एज इट अपीयर्स ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। तो सनसेट और सनराइज पे कौन सा कलर होता है, रेडिश। कैसा कलर होता है, रेडिश। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, एक बार मैं इस क्वेश्चन को लिख ही लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन मैं मानूँ, क्योंकि उसके आगे भी कुछ लिखा उसने। ये हम बात कर रहे हैं सीबीएसई जो बोर्ड हुए उसमें एग्जाम में, और 2000 किस में आया था, ये 15 में, 2015 में क्वेश्चन आया, बोला एक्सप्लेन द रीजन, एक्सप्लेन द रीजन, आपको रीजन बताना है फॉर द डिफरेंस इन द कलर, फॉर द डिफरेंस इन द कलर। क्वेश्चन तक याद हो जानी चाहिए कि कैसे पूछे। डिफरेंस इन द कलर ऑफ सनसेट एंड सन राइज एंड एट नून, ठीक है। तो 3 कंडीशन डिफाइन करनी है आपको, मॉर्निंग, इवनिंग और नून। बात समझना याद रखना। तो अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, किसकी बात करें, मॉर्निंग, तो आप सभी को पता है मॉर्निंग हो या क्या हो, इवनिंग हो, तो यहाँ 2 कलर आते हैं, एक ही कलर आता है, सॉरी, क्या आता है, रेडिश। कैसा कलर आता है, रेडिश। अब रेडिश आता है तो क्यों आता है, आपको ध्यान रहना चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और लॉन्गर डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रही है रे, तो डेफिनेटली वेवलेंथ भी क्या आएगी, लार्ज। लार्ज वेवलेंथ यहाँ पे इम्पार्ट करेगी, और लार्ज वेवलेंथ अगर यहाँ इम्पार्ट करेगी तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि लार्ज वेवलेंथ इम्पार्ट कर रही है, इसका मतलब कौन सा लेकर आएगी, रेड, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। अब बात कर लेते हैं नून वाली कंडीशन की। आफ्टरनून की अगर हम कंडीशन लें या नून की कंडीशन लें, तो ये क्या कहलाता है, ओवरहेड। क्या कहलाता है, ओवरहेड। और इसमें कलर कौन सा दिखता है, व्हाइट। कौन सा कलर दिखता है, व्हाइट, क्योंकि ये क्या करेगा, लिस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लिस्ट। और ज्यादा से ज्यादा मैं बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, लेस स्कैटरिंग होना शुरू हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल स्कैटरिंग होगी, और सारे के सारे स्पेक्ट्रम क्या हो जाएंगे, कलर कंबाइन, क्या हो जाएंगे, कंबाइन। और कौन सा लाइट प्रोड्यूस हो जाएगा, व्हाइट लाइट। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको पूछे नून में कैसा कलर होगा, तो ओवरहेड होगा, और ओवरहेड की वजह से कौन सा कलर आ जाएगा यहाँ पर, व्हाइट। कैसा कलर आ जाएगा, व्हाइट। क्यों, यहाँ लार्ज डिस्टेंस, तो यहाँ क्या लिख देना, स्मॉल। यहाँ लार्ज वेवलेंथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल वेवलेंथ। और याद रखना स्कैटरिंग भी क्या हो जाएगी, न के बराबर, और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आंसर देना। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, 2016।
2016 का बताइए फटाफट। ये तो मैं नहीं लिखना चाहूंगा क्योंकि 2016 सीबीएसई का है। बताओ सीबीएसई 2016 क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन। डेंसिटी वेरिएशन, थोड़ा सा ध्यान रखें। छोटे छोटे टॉपिक ही आपको महान बना सकते हैं। आप थोड़ा मजाक में रहेंगे इधर उधर तो कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को इतना काबिल बना दीजिए कि दुनिया आपको फॉलो करे। आप किसी को फॉलो करने के लिए नहीं पैदा हुए। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको कि अब जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पूछा तो आपके दिमाग में होना चाहिए। सर ने समझाया भी था, हॉट पार्ट, कोल्ड पार्ट, डेंसिटी वेरिएशन। मैंने बताया था हॉट पार्ट में पार्टिकल क्या होते हैं, फार फार, तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, डेंसिटी क्या होगी, कम, और नीचे डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। जहां डेंसिटी ज्यादा होती है डेंसर मीडियम, जहां डेंसिटी कम होती है वो रेयर मीडियम, और रेयर से कहाँ जाएगी, डेंसर। तो यहाँ डेंसिटी वेरिएशन हो गया और एटमॉस्फेयर में हुआ है, मीडियम खाली क्या रहा, एयर ही रहा, फिर भी चेंज आ गया क्योंकि रीजन बदल गए, हॉट रीजन एंड कोल्ड रीजन। क्या बात समझ में आ गई क्या? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? रिफ्रैक्शन अकर ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन। बात समझ में आई? डेंसिटी वेरिएशन व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। यहां तक कोई समस्या तो बताइए भाई। आगे बात करें, इसी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। यूज द फेनोमेनन टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेचुरल इवेंट्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? पहला तो बात लिखेंगे, स्टार्स आर फार फ्रॉम ईच अदर। स्टार्स हैव देयर ओवन लाइट। अगर अर्थ के कंपेयर में देखें तो स्टार्स बहुत दूर है अर्थ से और उनके पास खुद की लाइट है। अरे यस और नो? अच्छा, खुद की लाइट है तो डेफिनेटली वो जब आएगा तो कितनी लेयर से पास होगा, 7। और कितनी बार ट्विंकल करेगा, 7 टाइम, क्योंकि डेंसिटी वेरिएशन कितनी बार हुआ है, 7 टाइम। यहां तक कोई समस्या? और रिफ्रैक्शन भी कितनी बार हो गया, 7 बार। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। सीधे आंसर है, हॉरिजॉन बना दीजिए, सन ऊपर बना दीजिए, एक सन नीचे, एक की रियल पोजीशन और एक की वर्चुअल। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो जो रियल और वर्चुअल बनाई वो तो क्या है, एडवांस सनराइज। फिर उल्टा कर दीजिए उसको, ऊपर रियल कर दीजिए और नीचे क्या कर दीजिए, वर्चुअल। ये कौन सा है, डिले सनसेट। डिले, यहां तक कोई समस्या तो बताइए। आ गया समझ में? ये आपको आते इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बार बार। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट 2017 सीबीएसई। सीबीएसई 2017 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। बताइए डिस्पर्जन व्हाइट लाइट क्या होता है, बताओ, आप बताओ बेटा। एक्टिव हो थोड़ा बता दो बेटा, नहीं तो फिर हालत वैसी खराब है। बोलो पूरा बोलो, क्लियर बोलो। राइट आंसर। जब व्हाइट लाइट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाए, 7 कलर्स में, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट। ड्रॉ द लेबल डायग्राम, बना सकते हो लेबल डायग्राम। फिर बोल रहा है रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम बनाइए। रिकॉम्बिनेशन मतलब एक प्रिज्म रखेंगे सीधा और एक क्या रखेंगे, उल्टा। एक से व्हाइट से किस में हो जाएगी, 7, 7 से वापस किस में हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आगे और भी पूछा है कि व्हाई इज एसेंशियल दैट टू प्रिज्म यूज फॉर द पर्पस शुड बी आइडेंटिकल एंड प्लेस इन्वर्टेड पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ऐसा क्यों किया? एक प्रिज्म तो हमने कैसा रखा, फॉरवर्ड, और एक कैसे रख दिया, रिवर्स। ये सीधी सी बात है। हम क्या कराना चाहते हैं, व्हाइट लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यस और नो? तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेशन। क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेशन। इसलिए हमने प्रिज्म को क्या रखा। बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है किसी को उसमें? ये अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, कहीं कोई मार्क्स हटने वाला नहीं है। 2018 में चलते हैं, किस में चलते हैं भाई, 2018। अब 2018 की बात करूं मैं, सीबीएसई 2018 में क्या पेपर बना। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं। कोई अगर घर पे जाके देखे, सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो एक्सप्लेन नहीं किया हो। क्वेश्चन लिख रहा हूं, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑफ द फॉलोइंग नहीं लिखे तो भी चलता है, ठीक है। पहला लिखा है कॉर्निया। पहला क्या लिखा है भाई, कॉर्निया। दूसरा लिखा है आइरिस एंड प्यूपिल, आइरिस एंड प्यूपिल। और थर्ड पार्ट जो लिखा है दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। और फोर्थ पार्ट हमारे पास लिखा है सिलेरी मसल्स। क्या लिखा है, सिलेरी मसल्स। पहला है कॉर्निया, कैसा मेम्ब्रेन है ये, डेलिकेट या सेंसिटिव मेम्ब्रेन है। काम क्या होता है इसका, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। और फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा। इतना लिख पाएंगे? एक तो कुछ बच्चे कैसे तो मुंह हिलाते रहते हैं ऐसे ऐसे बीच बीच में।
यार भीड़ में मत खो जाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, नहीं समझ में आता है पूछ लिया करो कि मैं क्या बोला है, ठीक है, नहीं तो भीड़ में ही खो जाओगे और आपकी आइडेंटिटी कोई नहीं पता चलेगी। आज इस मार्केट में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्राइवेट टीचरों की तो वैसे ही पता नहीं है, ठीक है, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, कलेक्टर भी बहुत सारे हैं, आइडेंटिफिकेशन उसी की है जो अलग से काम कर रहा है, हट के काम कर रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, भीड़ में मत खो जाइए, ठीक है, जितने ज़्यादा आपकी राइवलरीज होंगे, दुश्मन होंगे, उतना ही आपका काम सक्सेस है, ठीक है। आपके बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने कुछ काम नहीं किया है, ये बात समझ लेना। एक टॉपर दूसरे टॉपर से जलता है, एम आई राइट और रॉन्ग, उसे पता बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्यों भाई? क्योंकि वो आपकी सीट ले रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो वो इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से मेहनत करनी है वो पता होना चाहिए। नहीं हो रहा है, डिस्कस करिए टीचर के साथ, ठीक है। आज कुछ पेरेंट्स का मुझे फ़ोन आया कि सर हमें मीटिंग करनी है आपसे, वो अलर्ट है, हाई अलर्ट मोड पे पेरेंट्स, और ऐसे पेरेंट्स के बच्चे कभी फ्लॉप नहीं हो सकते, वेरी वेरी हाई अलर्ट, ठीक है। अब देखिए आगे, मुझे बताइए आइरिस का काम क्या होगा, आइरिस एंड पुपिल का काम क्या होगा? इट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनसाइड द ह्यूमन आई, या मेजर करती है, कंट्रोल करती है, दोनों आप बोल सकते हैं। अरे समझ में आ गया क्या? तीसरा पार्ट है क्रिस्टलाइन लेंस, क्या बोलेंगे? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द ह्यूमन आई, या कैसा लेंस है? नेचुरल लेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एट विच सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन इज अकर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को इसमें? फिर नेक्स्ट पार्ट है कौन? सिलेरी मसल्स। सर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, बिकॉज एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ टू सी द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट कौन करता है? कौन करता है? आया कुड़ गया ये। आगे देखते हैं 2019 का। आप समझ नहीं सकते हैं, आप देखेंगे जब घर पे जाके ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब रिपीटेड ही रिपीटेड है भाई, और उसके बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है, लिखना नहीं आता है, यार ऐसे बच्चों का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी बार रिवीजन करा दिया, ह्यूमन आई 3 दिन चला दिया हमने, बराबर। और मंडे को मैथ्स रहेगी, चैप्टर नंबर 1 के मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। पहला दिन जो होगा उसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला डिस्कस कर लूँगा आपको, और क्या पैटर्न एनसीईआरटी में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ठीक करवा दूंगा। और सेकंड और थर्ड डे ही हमारा रहेगा रिवीजन का, ठीक है, उसमें हम ले लेंगे पीवाईक्यूज, फटाफट चलेगा। समझ में आ गई बात? ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास। मैं क्वेश्चन पहले बोल देता हूँ, अगर नहीं आया तो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस? व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस? नहीं भाई, ये क्वेश्चन तो लेवल का है, वो तुम्हें पता है क्यों नहीं हो रहा है, इनको कुछ नहीं पता है। व्हाट हैपेंस, अब तू कह रहा है देखा नहीं सर, मैं तो इंग्लिश को एरर कर रहा था या सीधा कर रहा था। भाई अगर सेंटेंस एरर को तू सुधार देगा, इमेज डिस्टेंस, अरे यार तुम जब पैदा नहीं हुए उससे पहले हमने मार्केट में क्या कर ली थी? बीटेक, तो तुम समझ सकते हो। और फिर बीएससी भी हो गई, बीएड भी हो गई, एमएससी हो गई है ना, एमए भी हो गई भाई। अब तुम बताइए, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द नॉर्मल ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई, when we decrease, when we decrease when we decrease the distance of the object, the distance of the object, distance of the object, say 10 meter to 1 meter, 10 meter to 1 meter, justify your answer। चलो आप ट्राई करें, मुझे बताएं 20 सेकंड में, जस्टिफाई योर आंसर। बताएं मुझे क्या हो सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन मुझे बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ूं। फिर 2020 के अंदर जाएंगे, फिर 2020। दो 2020 का तो ऑलरेडी हमने कर लिया था, तो यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बताइए क्या रहेगा, क्या कह रहे हैं आर्जा, बोले। बिल्कुल सही, प्रॉपर आंसर है, रीजन बिल्कुल सही बताया। चलिए तुम बताइए लैनिश। याद रखना, देखो प्रॉपर अगर आंसर देना है तो हम सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है बॉस?
अब ये तो नहीं बोला है कि लेस देन 25, ये तो बोला ही नहीं हमने लेस देन 25, ये भी नहीं बोला है हमने कि इनफाइनाइट पे चली गई है, ठीक है। फार पॉइंट की भी बात नहीं की हमने और नियर पॉइंट की बात नहीं की है, नॉर्मल विजन की बात की है कि कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे था, मान लीजिए पिताजी 10 मीटर दूर थे और आते आते कहाँ पे आ गए 1 मीटर पे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पिताजी का इतना मुंह बड़ा हो जाएगा अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारा काम कौन कर रहा है? एडजस्टमेंट कौन कर रहा है? सिलेरी मसल्स। अरे कौन कर रहा है? और सिलेरी मसल्स एडजस्टमेंट कर रहा है, किसका कर रहा है? अरे किसका कर रहा है? तो यहां पर नो चेंज आएगा, इमेज जो कहां पर बन रही है? रेटिना पे बन रही है। क्या बात समझ में आ गई? इसमें किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट है तो मुझे बताओ। आज हमारा ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का PYQs पूरा फिनिश हो जाता है। ये 2 वीडियोस कोई अच्छे से कवर कर लेगा तो इसमें एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं आ सकता है। और फिर मैं कह रहा हूं, अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो भी हमारा वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, उसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेंगे, जो फिजिक्स का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है। उसके बाद हम चले जाएंगे केमिस्ट्री पे, एज आई टोल्ड यू। सबसे पहला चैप्टर लेंगे कार्बन इन कंपाउंड, सॉरी बायोलॉजी पे, पहले बायोलॉजी पे चले जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार आपको करना है, टाइम बचाना है हमें, टाइम ज़्यादा है नहीं, आप खुद पढ़ लेंगे। पहले बहुत अच्छे से पढ़ के आएँ, बहुत कमांड करके आएँ, मैं आपको बोल दूंगा कमांड करनी ही है, और यहाँ मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपका आंसर आना चाहिए। लाइफ प्रोसेस, सबसे पहला चैप्टर हम क्या लेंगे? लाइफ प्रोसेस, जो बहुत ईजी है और सबको आता है, ठीक। कॉन्फिडेंस बूस्टर करेंगे, फिर हम लेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलता जाएगा, वो कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन PYQs सीरीज चलाऊंगा मैं भी, बराबर। और ये मैं कह रहा हूँ 20 साल के पेपर आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ह्यूमन हार्ट को क्या बोल सकता है? वो ह्यूमन हार्ट ही तो बोल सकता है। अब ऐसा नहीं कि पंप यूं बोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, और मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।